तो वैश्विक संपदा और राजनीति का आखिर रिश्ता क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा पर्यावरण और दुनिया भर की राजनीति एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। कभी सोचा है कि एक पिघलता हुआ ग्लेशियर दो देशों के बीच एक बड़ी राजनैतिक लड़ाई की वजह कैसे बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ बर्फ के पिघलने की बात नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। ये तस्वीरें अब तो ये हमारी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा सी बन गई हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, शहरों में बाढ़ आ रही है, आसमान में धुआं ही धुआं है और जंगलों में आग लग रही है। ये एक ऐसी साझा और गंभीर समस्या है जिससे दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और घटते संसाधन किसी देश की सरहद को नहीं मानते। धुआं कोई पासपोर्ट देखकर हवा में नहीं फैलता और बाढ़ वीजा लेकर नहीं आती। ये समस्याएं ग्लोबल हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया का ध्यान पारंपरिक मिलिट्री खतरों से हटा। फिर पर्यावरण, आतंकवाद और गरीबी जैसे नए मुद्दे ग्लोबल स्टेज पर हावी होने लगे। और अचानक पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी बन गई जितनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। और यहीं से असली राजनीतिक टकराव शुरू होता है। एक तरफ है विकसित देश जो पहले ही औद्योगिक विकास कर चुके हैं। वो विकासशील देशों से कहते हैं कि अपना उत्सर्जन कम करो। दूसरी तरफ विकासशील देश तर्क देते हैं कि भाई, आज की जो समस्या है उसके लिए तो ऐतिहासिक रूप से अमीर देश ही जिम्मेदार है, तो कटौती भी सबसे पहले उन्हें ही करनी चाहिए। ये एक बहुत ही उलझी हुई वैश्विक बहस है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? इस ग्लोबल बहस के केंद्र में वो कौन सी चीजें हैं जो हम सबकी हैं? इसका जवाब है वैश्विक संपदा या ग्लोबल कॉमन्स। ये वो संसाधन हैं जिन पर किसी एक देश का हक नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की साझी विरासत हैं। और इसीलिए इनकी सुरक्षा भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। मुख्य तौर पर 4 क्षेत्रों को वैश्विक संपदा माना जाता है। हमारा वायुमंडल, गहरे महासागर की सतह, पूरा का पूरा एंटार्कटिक महाद्वीप और बाहरी अंतरिक्ष। इन पर कोई भी एक देश अपना कब्जा नहीं कर सकता। इसका मूल सिद्धांत बहुत सीधा सा है। इन संसाधनों पर किसी एक देश का कोई खास अधिकार नहीं है, लेकिन इनके गलत इस्तेमाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और यहीं पर राष्ट्रीय हितों और सबकी भलाई के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो जाती है। ये सारी बहस इसलिए इतनी जरूरी हो गई क्योंकि कुछ पर्यावरणीय दबाव मतलब एनवायरमेंटल प्रेशर्स हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार बढ़ता CO2 का स्तर, ओजोन परत में छेद होना और तेजी से जंगलों का कटना। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है, सहयोग की भी है। इतिहास गवाह है कि जब देश चाहते हैं तो मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे 1959 की अंटार्कटिक संधि, जिसने इस महाद्वीप को सिर्फ विज्ञान के लिए सुरक्षित कर दिया, या फिर 1987 का बेहद सफल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने ओजोन परत को बचाया, और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जो उत्सर्जन पर लगाम लगाने की पहली बड़ी कोशिश थी। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि सहयोग मुमकिन तो है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और यही इस पूरे मुद्दे का केंद्रीय तनाव है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि धरती को बचाना इतना मुश्किल, इतना विवादास्पद क्यों है? भाई, रहते तो हम सब एक ही ग्रह पर हैं, है ना? तो फिर इस पर इतनी अलग अलग राय, इतनी बहस आखिर होती क्यों है? इसका जवाब असल में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस या बंद कमरों की मीटिंग्स में नहीं है। इसका जवाब मिलता है जमीन पर, उन लोगों के बीच जिनकी जिंदगी और रोजमर्रा की हकीकत इन फैसलों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और बस यहीं से सुलगती है विरोध की चिंगारी। जरा सोचिए, पर्यावरण को लेके ये बड़े बड़े आंदोलन खड़े कब होते हैं? ये तब शुरू होते हैं जब किसी आम समुदाय को प्रदूषण, जंगलों की कटाई या किसी बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की वजह से सीधा नुकसान पहुंचता है। उनके लिए ये कोई किताबी बहस नहीं है, ये तो उनके जीने मरने का सवाल बन जाता है। तो ये जमीन से उठी आवाजें असल में दिखती और सुनाई कैसे देती हैं? आइए कुछ उदाहरणों से इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। अपने देश भारत में ही इसकी कितनी ही मिसालें हैं। याद है ना, पेड़ों को बचाने के लिए वो ऐतिहासिक चिपको आंदोलन,
या फिर अपिक्को आंदोलन, या फिर नदियों और बांधों के सवाल पर खड़ा हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन। और आज भी हम केमिकल इंडस्ट्रीज और माइनिंग के खिलाफ प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन होते हुए देखते हैं। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ भीड़ या नारेबाजी नहीं है। ये वो ताकत है जो सरकारों पर दबाव बनाती हैं और उन लोगों को आवाज देती हैं जो बस एक सीधी सी बात मांग रहे हैं, पर्यावरण का न्याय। और ये जो जमीनी लड़ाई है ना, ये हमें एक बहुत बड़े ग्लोबल विभाजन की तरफ ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जो इस मुद्दे पर साफ साफ दो हिस्सों में बंटी हुई है। तो हमारा अगला पड़ाव है एक बंटी हुई पृथ्वी। दुनिया के मंच पर इस मुद्दे पर दो खेमे हैं। एक तरफ है ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि अमीर और विकसित देश। इनका कहना है कि भाई देखो, जिम्मेदारी सबकी है, हर देश को आज और अभी इमिशन कम करना होगा। और दूसरी तरफ है ग्लोबल साउथ, यानी विकासशील देश। इनका तर्क है कि ये समस्या पैदा किसने की? ऐतिहासिक रूप से तो विकसित देशों ने की है, तो लीड भी उन्हीं लेना होगा। एक पक्ष भविष्य की साझा जिम्मेदारी की बात करता है, तो दूसरा अपने विकास के अधिकार और पर्यावरण न्याय की। और ग्लोबल साउथ का तर्क क्यों मजबूत है, ये आंकड़ा देखिए। अमेरिका, जिसकी आबादी दुनिया की सिर्फ 4% है, वो अकेले दुनिया के 25% एमिशन के लिए जिम्मेदार रहा है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूरी तस्वीर ही बदल देता है ना? तो जब दुनिया इतनी बंटी हुई थी, तो इस खाई को पाटने के लिए क्या कोई कोशिश हुई? बिल्कुल हुई। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है 1992 के ऐतिहासिक रियो समिट की। हमारा अगला सेक्शन, रियो समझौता। इस सफर में दो बहुत बड़े मील के पत्थर आए। पहला 1992 में हुआ रियो अर्थ समिट, और उसके ठीक 5 साल बाद 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। तो सवाल ये है कि रियो समिट से हासिल क्या हुआ? वहां से निकला एक ऐसा सिद्धांत जो इस पूरी बहस में निष्पक्षता यानी फेयरनेस लाने की बात करता था। और उस सिद्धांत का नाम था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी CBDR। इसका मतलब बहुत सीधा है कि हाँ, पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी तो सबकी है, कॉमन है, लेकिन ये जिम्मेदारी अलग अलग है। अमीर देशों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तो उन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण किया है, और दूसरा उनके पास इससे निपटने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों ज्यादा हैं। तो रियो में कुल मिलाकर क्या तय हुआ? सबसे पहले एजेंडा 21 को अपनाया गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एक्शन प्लान था। फिर CBDR के सिद्धांत पर मोहर लगाई गई। विकसित देशों से कहा गया कि वो फंड्स मुहैया कराएं और अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकासशील देशों के साथ साझा करें। रियो में जो सिद्धांत बनाए गए, उन्हें असल एक्शन में बदलने की कोशिश हुई क्योटो में, लेकिन वहां जाकर ये डील एक तरह से टूट गई। तो चलिए देखते हैं क्योटो का ये टूटा हुआ सौदा। क्योटो प्रोटोकॉल का मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, रियो के सिद्धांतों को अब कागज से जमीन पर उतारना है। और दूसरा, अमीर और औद्योगिक देशों के लिए एमिशन कम करने के कानूनी तौर पर बाध्यकारी यानी लीगली बाइंडिंग टारगेट्स तय करना। लेकिन इस पर दुनिया का रिएक्शन कैसा था? मिला जुला। एक तरफ यूरोपियन यूनियन और जापान ने टारगेट्स माने और एमिशन कम भी किए, पर दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े एमिटर में से एक अमेरिका ने इसे कभी मंजूरी ही नहीं दी। कनाडा पहले जुड़ा, फिर पीछे हट गया, और भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को इन बाध्यकारी कटौतियों से छूट दी गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दी कि क्लाइमेट चेंज के लिए निष्पक्ष जिम्मेदारी आखिर है क्या। इस बात पर दुनिया में कितना गहरा मतभेद है, और ये मतभेद आज भी कायम है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये रोजमर्रा के संसाधन जो हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी हैं, आखिर दुनिया में इतनी टेंशन की वजह क्यों बन जाते हैं? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। और इसका जवाब, हैरानी की बात है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हर जगह बराबर नहीं बटे हैं। मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास ना के बराबर। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब ये बंटवारा राजनीति और अमीरी गरीबी के साथ मिल जाता है, तो पूरी दुनिया का समीकरण बिगड़ जाता है। आज हम इसी को परत दर परत समझेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि इन संसाधनों से जुड़े झगड़े आखिर क्यों और कैसे होते हैं। वो कौन सी वजह हैं जो इन झगड़ों को हवा देती हैं। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब एक तरह की ज्योग्राफिकल लॉटरी है, जिससे ताकत का संतुलन बिगड़ जाता है।
जैसा कि हम देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट के पास दुनिया का ज़्यादातर तेल है, तो वहीं अफ्रीका में बेशकीमती खनिज भरे पड़े हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि देश इन कीमती चीज़ों को पाने के लिए होड़ करते हैं, और यही होड़ टेंशन की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। और जब ये होड़ बढ़ती है ना, तो अक्सर इसका एक खतरनाक पैटर्न होता है। हो सकता है इसकी शुरुआत सीधे हमले से हो, जैसा हमने इराक में देखा। फिर संसाधनों पर कब्जा होता है। कई बार तो ये प्रॉक्सी वॉर में बदल जाती है, मतलब बड़े देश सीधे नहीं लड़ते, बल्कि छोटे देशों को हथियार और पैसा देकर अपनी लड़ाई लड़वाते हैं। और आखिर में ये देशों के अंदर ही गृहयुद्ध यानी सिविल वॉर का रूप ले सकती है। ये एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इतिहास में इसके सबूत भरे पड़े हैं। इराक का युद्ध, सूडान का गृह युद्ध और दक्षिण चीन सागर में आज भी जो तनाव चल रहा है, ये सब इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं कि कैसे संसाधनों की लड़ाई असली दुनिया में जंग का मैदान बना देती है। चलिए अब एक नए और बढ़ते हुए खतरे पर ध्यान देते हैं, जल युद्ध या वाटर वॉर्स। जरा सोचिए, आपके पास एक गिलास पानी है और आपको वो अपने प्यासे पड़ोसी के साथ शेयर करना है। टेंशन तो होगी ही, है ना? बस यही हाल दुनिया भर के देशों का है। दुनिया में 263 से ज्यादा नदियां हैं जो एक देश से दूसरे देश में बहती हैं, और यही उन्हें तनाव का हॉटस्पॉट बना देती हैं। और अगर असली दुनिया में देखें तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का विवाद, गंगा तीस्ता पर भारत बांग्लादेश का विवाद और नील नदी पर मिस्र और इथियोपिया का विवाद, ये सब बड़े उदाहरण हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। और इन विवादों में हमने देखा है कि देश इस कीमती संसाधन पर कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये संसाधनों से जुड़े झगड़े सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल रहे हैं। पहले तो सिक्योरिटी का मतलब होता था फौज और हथियार, लेकिन आज हमें ये भी सोचना होगा कि क्लाइमेट चेंज और महामारियां हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। पारंपरिक सुरक्षा एक किले की तरह है जिसके चारों तरफ खाई है ताकि दुश्मन बाहर रहें। लेकिन क्या हो अगर दुश्मन पहले से ही किले के अंदर हो? बस यही है गैर पारंपरिक सुरक्षा। ये उन खतरों से निपटने के बारे में है जो हमारी सीमाओं के भीतर ही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारी और गरीबी। तो कहने का मतलब ये है कि आज सुरक्षा के मोर्चे बदल गए हैं। ये खतरे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं, ये ग्लोबल हैं और हम सब पर असर डालते हैं। कोई महामारी या क्लाइमेट चेंज की आपदा किसी बॉर्डर को नहीं मानती। इसीलिए इन खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि जब लोगों पर ये मुसीबतें आती हैं तो वो करते क्या हैं? हमारा तीसरा हिस्सा इसी बारे में है, पर्यावरण के लिए आवाज उठाने वालों का उदय। चलिए देखते हैं कि कौन सी बातें लोगों को अपने पर्यावरण के लिए खड़े होने पर मजबूर करती हैं। ऐसी आवाजें तब उठती हैं जब विकास का तरीका सही नहीं होता। सोचिए, जब लोगों को उनके घरों से निकाल दिया जाता है, जब उनके पानी और जंगल छीन लिए जाते हैं, या जब आदिवासी जमीन का गलत इस्तेमाल होता है, तो लोग आवाज उठाते हैं। वो इंसाफ मांगते हैं और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अपने देश भारत में तो इसके कितने ही दमदार उदाहरण हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और भोपाल गैस त्रासदी के बाद इंसाफ की मांग, ये सब दिखाते हैं कि कैसे आम जनता का दबाव बड़ी बड़ी नीतियों को बदल सकता है। अब जरा अपनी नजर भारत पर डालते हैं। आखिर भारत की भूमिका ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स में इतनी अहम और मुश्किल क्यों है? इस हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट भारत की कहानी को 4 हिस्सों में बताता है। एक तरफ ये तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, तीसरी बात हम क्लाइमेट चेंज के असर के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, और चौथी हम दुनिया के एक अहम खिलाड़ी भी हैं। इन सब वजहों से भारत पर्यावरण को लेकर जो भी फैसला लेता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यहाँ एक बैलेंस्ड तस्वीर दिखती है, यानी एक तरफ तो भारत ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने जैसे जरूरी काम किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहरों का बढ़ता प्रदूषण, पानी की कमी और विकास के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं। हमें नौकरियां भी बनानी है और पर्यावरण को भी बचाना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ पर्यावरण की सुरक्षा।
भारत को दोनों के बीच एक रास्ता खोजना ही होगा और इसका नतीजा पूरी दुनिया के लिए मायने रखेगा। अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। इस पूरी चर्चा का एक स्रोत हमें सीधे तौर पर एक मैसेज देता है और ये ई-पाठशाला NCERT एंगेजमेंट गाइड से है। ये ज्ञान को साझा करने के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। देखिए, इस विश्लेषण के लिए उपयोग किए गए स्रोतों में से एक ई-पाठशाला NCERT एंगेजमेंट गाइड जानकारी बांटने की अहमियत पर जोर देता है। वो कहते हैं कि जानकारी को शेयर करना जरूरी है क्योंकि इससे दूसरों को भी समझने में मदद मिलती है। तो ये एक सवाल भी है, हम सब जो कुछ सीखते हैं उसे दूसरों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी समझ बढ़े। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब पर्यावरण की कोई सरहद नहीं होती तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या रह जाता है? जैसा कि हमने देखा, दुनिया बदल रही है और सुरक्षा के बारे में हमारी सोच को भी बदलना ही होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों को देना होगा ताकि एक ऐसी दुनिया बन सके जो हम सबके लिए सुरक्षित हो।